हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस जगह का ऊंट भारतवर्ष में लोकप्रिय है। ठीक है, देखिए भारतवर्ष के अंदर जो ऊंट प्रसिद्ध है वो है नाचना ऊंट। कौन सा है? नाचना ऊंट। देखिए ऊंटों के अंतर्गत खास बात यह है कि ऊंट के कुबड़ में चर्बी का भंडार होता है, मोटी चमड़ी होती है, पांव गद्दीदार होते हैं और रेगिस्तान में तेज दौड़ सकता है और इसको जल्दी प्यास भी नहीं लगती, इसलिए ऊंट है वो रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। और भारत में सर्वाधिक ऊंटों की बात करें तो ये राजस्थान में ही मिलते हैं। और जहाँ तक नाचना ऊंट की बात है, नाचना ऊंट है वो जैसलमेर का ऊंट है और पूरे भारत में ये अपनी सुंदरता, अपनी हिम्मत, रफ्तार और बोझा ढोने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। गोमट भी एक ऊंट की नस्ल है और ये फलोदी, जोधपुर आदि में सवारी के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा गुड़ा, केरू, पाल ये भी शक्तिशाली ऊंटों के किस्में हैं। जालोरी और मेवाड़ी ऊंट है वो कम कीमत के और बोझा ढोने व सवारी के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो नाचना ऊंट कहाँ का है? जैसलमेर का। और केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, देवरानी जेठानी के ओखड़े कहाँ स्थित है। ठीक है, तो देवरानी जेठानी के जहाँ तक ओखड़ों की बात है वो विमल शाही मंदिर में स्थित है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है हमारा, प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या था। ठीक है, प्रतापगढ़ के जहाँ तक प्राचीन नाम की बात है तो प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम है कांठल। क्या है? कांठल। देखिए प्रतापगढ़ है वो राजस्थान का 33वां जिला है। अपन जानते हैं कि राजस्थान में 33 जिले, अंतिम गठित जिला प्रतापगढ़ ही है। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि प्रतापगढ़ है 33वां जिला है जो 26 जनवरी 2008 को राजस्थान के 33वें जिले के गठन में रूप में सामने आया और 1 अप्रैल 2008 से इसने कार्य शुरू किया था। ठीक है, और ये जो प्रतापगढ़ है वो प्रतापगढ़, धरियावाद, छोटी सादड़ी, अरनोद और पीपलखूंट 5 तहसीलों को लेकर मिलाया गया। अब प्रतापगढ़ है वो चित्तौड़ से लिया गया, छोटी सादड़ी चित्तौड़ से लिया गया, अरनोद चित्तौड़ से लिया गया, ये 3 तहसीलें चित्तौड़, और दरियावाद है वो उदयपुर से लिया गया और पीपलखूंट बांसवाड़ा से ली गई तहसीलें। तो 5 तहसीलों से मिलाकर प्रतापगढ़ का गठन किया गया था। प्रतापगढ़ का जो प्राचीन नाम है वो देवलिया था। ठीक है, जो देवगढ़ साम्राज्य की राजधानी रहा है। जिले के दक्षिणी भाग के अंदर माही नदी का प्रवाह क्षेत्र है और उस प्रवाह क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? कांठल। और यही प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, एक बात ध्यान रखें, राजस्थान में सबसे ऊंचा जो स्थल है वो माउंट आबू है और माउंट आबू के बाद कांठल या प्रतापगढ़ का ही नाम आता है। जो दूसरा ऊंचाई पर शहर कौन सा हो गया? प्रतापगढ़। और जाखम बांध जो राजस्थान में सबसे ऊंचा बांध है, 81 मीटर ऊंचा बांध, वो कहाँ है? प्रतापगढ़ में ही है। काकाजी की दरगाह जो कांठल का ताजमहल कहलाती है वो कहाँ है? प्रतापगढ़ के अंदर है। प्रसिद्ध गौतमेश्वर तीर्थ है वो भी प्रतापगढ़ का है। इसके अलावा सीता माता अभ्यारण्य ये भी प्रतापगढ़ के अंदर एक तिहाई क्षेत्र को लिए हुए है और सीता माता अभ्यारण्य है वो उड़न गिलहरी और उड़न छिपकली आदि के लिए पूरे भारत भर के अंदर प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं, लकड़ी पर निर्मित चित्र क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो जहाँ तक लकड़ी पर निर्मित चित्रों की बात है वो कावट कहलाते हैं। देखिए कहीं कावट लिखा जाता है, कहीं कावड़ लिखा जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? कावट या कावड़ के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और ये जो कावट या कावड़ है वो एक मंदिर नुमा काठ की कलाकृति है और जिसके साथ कावड़िए भाट है वो विभिन्न धार्मिक कथाओं का वाचन करते हैं और यह एक चलता फिरता मंदिर है। कावड़ वाचकों को भाट कहते हैं। कथा वाचन के साथ साथ कावड़ के जो कपाट हैं वो खुलते रहते हैं।
कावड़िया भाट कावड़ पर चित्रित कथा पात्रों पर मोर पंख की सहायता से पढ़ता रहता है, सुनाता रहता है, वाचन करता रहता है। वो मोर पंख से स्पर्श करता है और वाचन करता है। कावड़ बनाने का कार्य चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी क्षेत्र में खेरादी जाति के लोगों द्वारा प्रमुखता से किया जाता है। और यहाँ मांगीलाल मिस्त्री है, वो कावड़ निर्माण के बड़े सिद्धस्त कलाकार हैं। और राजस्थान के ग्रामीण अंचलों की बात करें तो राम जी की कावड़ काफ़ी लोकप्रिय है। अगला हमारा प्रश्न है, रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? ठीक है, देखिए रमकड़ा उद्योग की बात करें तो ये गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? गलियाकोट डूंगरपुर का। देखो यहाँ रमकड़ा उद्योग है क्या? देखो घिया पत्थर या सोप स्टोन के तरासे हुए खिलौने रमकड़ा उद्योग के रूप में प्रसिद्ध है। और ये जो गलियाकोट है वो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का एक केंद्र है और सैयद फखरुद्दीन की यहाँ दरगाह के लिए गलियाकोट पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। अगला हमारा प्रश्न है, कालबेलियों का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ठीक है, देखिए कालबेलियों के जहाँ तक नृत्यों की बात है तो कालबेलियों के कई नृत्य हैं। ठीक है, उन कई नृत्यों के अंदर यहाँ प्रसिद्ध है, उनमें संकरिया, इंडोनी, पणिहारी, बगड़िया आदि कालबेलियों के नृत्य हैं। तो यहाँ जो संकरिया है वो कालबेलियों का नृत्य है। थोड़ी बात हमने इन नृत्यों पर भी कर लेते जो दिए गए हैं हमारे पास। देखिए गिंदड़, गिंदड़ है वो शेखावाटी का एक लोकप्रिय नृत्य है जो होली पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और जहाँ तक गरबा नृत्य की बात है तो ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर जो गुजरात से लगते क्षेत्र हैं वहाँ ज़्यादा लोकप्रिय है और ये स्त्रियों द्वारा 3 भागों में प्रस्तुत किया जाता है। गरबा है वो नवरात्रि की समाप्ति के बाद ही समाप्त होते हैं। और ये गुड़ला जो नृत्य है, देखिए मारवाड़ में होली के अवसर पर गुड़ला नृत्य किया जाता है। इसमें जो बालिकाएं हैं वो सिर पर छिद्रित मटके रखती हैं और उन छिद्रित मटकों में दीपक रखा जाता है। इस प्रकार का ये नृत्य मारवाड़ में प्रसिद्ध है। अगला हमारा 22वां प्रश्न है, बूंदी शैली में किस वृक्ष का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? देखिए जो चित्रकला की राजस्थान के अंदर अलग अलग शैलियां हैं और अलग अलग शैलियों के अंदर अलग अलग वृक्षों का इस्तेमाल किया गया है। और जहाँ तक बूंदी शैली में वृक्षों की बात है तो बूंदी शैली में खजूर का वृक्ष है वो ज़्यादा काम आया है। देखिए थोड़ी सी बात करें हम उदयपुर और नाथ द्वारा शैलियों में तो वहाँ कदम्ब के वृक्ष है उनकी प्रधानता दिखाई गई है। लेकिन जोधपुर बीकानेर के वृक्षों में आम मुरकुम गए। ठीक है, जोधपुर शैली बीकानेर शैली में क्या है? आम। इसी प्रकार किशनगढ़ शैली में प्रसिद्ध चित्र है वो किसका है? केले का है। तो कोटा बूंदी का क्षेत्र है उनमें जो शैली है उसमें खजूर का प्रमुखता से अंकन किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाथी महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? देखिए हाथी महोत्सव है वो जयपुर में आयोजित किया जाता है और ये आमतौर पर मार्च के महीने में होता है और होली के दिन इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 24वां प्रश्न है, दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? ठीक है, यानी दाबू प्रिंट की हम बात करें तो दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़ का प्रसिद्ध है। कितने का प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़ का प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये कपड़े पर छपाई होती है जिसमें काले, लाल, हरे रंग है उनकी विशेष तौर से इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, लू नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? ठीक है, ये रचना है चंद्र सिंह बिरकाड़ी की। किसकी रचना है? लू नामक प्रसिद्ध रचना चंद्र सिंह बिरकाड़ी की है। देखिए चंद्र सिंह है उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाए तो सर्वश्रेष्ठ रचना का नाम है बादली। ठीक है, लू भी इनकी रचना है लेकिन इनकी प्रमुख रचना है बादली। और बादली एक खंड काव्य है और जिसकी तुलना किसकी? बादली की तुलना कालिदास की मेघदूत से की जाती है। ध्यान रखें। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है,
भैरव रागिनी के चित्र निम्न में से किस, ठीक है, निम्न में से किस शैली के हैं? तो भैरव रागिनी के जो चित्र हैं वो हमारे पास कौन सी शैली है? भैरव रागिनी के चित्रों वाली जो शैली है वो है बूंदी शैली। कौन सी है? बूंदी शैली। ध्यान रखें, हमने पहले भी बूंदी शैली के बारे में जिक्र किया था, और यहाँ भैरव रागिनी के चित्र या राग रागिनी के चित्र की शैली है वो बूंदी शैली है। ठीक है, अब इस बूंदी शैली के अंदर और क्या खास बात है? देखो, ये हाड़ौती स्कूल की मूल शैली मानी जाती है, और राव भाव सिंह का जो शासनकाल रहा है वो बूंदी शैली का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। राजस्थान में पशु पक्षियों का जो सर्वाधिक यदि चित्रण या अंकन हुआ है तो वो बूंदी शैली में हुआ, जिसमें मयूर प्रमुख रूप से इसमें चित्रित हुए हैं। बूंदी शैली के अंदर जैसे राग रागिनियां हैं, ठीक है, भैरव रागिनी, ऋतु वर्णन, 12 मासा, नायिका भेद, रसिक प्रिया, कार के दृश्य, हाथियों की लड़ाई, घुड़दौड़ आदि इसमें विशेष रूप से दर्शाए गए हैं, और हरे रंग की प्रधानता इसके अंदर विशेषकर देखने को मिलती है। ठीक है, और बूंदी शैली है उस पर दक्षिणी भारतीय, मुगल, मराठा और मेवाड़ शैलियां हैं, इनका प्रभाव भी दृष्टिगोचर रहा है। ठीक है, और इनमें पुरुष और महिला के अंदर देखें तो चित्रों में क्या कुछ खास बात है? पुरुष के चित्रों में देखो लंबा और पतला शरीर दिखाया गया है, बड़ी मूछें हैं, विशाल गोलाकार ललाट है, और स्त्रियों जैसे गुलाबी पतले अधर, झुकी हुई पगड़ियां, घुटनों तक पारदर्शक जामे बूंदी शैली के पुरुषों की चित्रों में दिखाए गए हैं। जबकि महिला की बात करें तो तनवंगी नारियां, आम्रपर्ण के समान आंखें, गोलाकार चेहरा, पीछे झुकी हुई चाबुक या चिबुक, छोटी गर्दन, लंबी बाहें, ये प्रमुख रूप से चित्रित हैं। लाल चुनरी, पारदर्शी वस्त्र पहने स्त्रियों का सुंदर चित्रण यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा बूंदी के जो दुर्ग है उसके पास ही बूंदी के शासक राव उमेद सिंह द्वारा चित्रशाला का निर्माण भी करवाया गया, जहाँ विविध चित्रों का एक संग्रह है वो दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये था बूंदी के बारे में विख्यात बात। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना जो प्रश्न है उसमें हम देखते हैं, अगला अपना प्रश्न है किस त्योहार पर घूमर नृत्य किया जाता है? ठीक है, देखिए घूमर नृत्य की जहाँ तक बात है तो वो किया जाता है गणगौर के उपलक्ष्य, और गणगौर है उस पर जो घूमर नृत्य करते हैं तो उसकी खास बात हम देखते हैं क्या है। देखो, राजस्थान की संस्कृति की पहचान बना हुआ नृत्य है तो वो है घूमर, लोक नृत्यों की आत्मा कहलाता है तो वो है घूमर। ठीक है, ये नृत्य सभी मांगलिक अवसरों पर राज्य के अधिकांश भागों में, विशेषकर जयपुर मारवाड़ के क्षेत्रों में ज्यादा किया जाता है। और ये जो घूमर है वो घूम शब्द से बना है, और इसका मतलब होता है लहंगे का घेर। घूमर में महिलाएं घेरा बनाकर घूमर लोकगीत पर की धुन पर नाचती है, और बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला घूमर नृत्य वो झुमरियों के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार नृत्यों की आत्मा या नृत्यों का सिरमौर है तो वो घूमर है, जो विशेषकर गणगौर के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न इसमें हम देखते हैं, ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र अलग अलग काम के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ ब्लैक पोट्री की बात आ रही है। ब्लैक पोट्री के लिए कोटा क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है। तो ये मिट्टी के जो बर्तन है उन मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से चित्रांकन किया जाता है। ठीक है, तो काले रंग का चित्रांकन ब्लैक पोट्री के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किसे कहते हैं? और वो हमारा उत्तर होगा विजय स्तंभ। देखिए, मारवाड़ के गुहिल वंश के शासक हुए हैं राणा कुंभा। राणा कुंभा ने मालवा के शासक को हराया, और मालवा के शासक को हराकर उस जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इस विजय स्तंभ पर अनेक मूर्तियों का खजाना है या बहुत सारी मूर्तियां अंकित है, इसलिए हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर के नाम से विजय स्तंभ को जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के किस मंदिर पर मुगल कला का प्रभाव है वो दिखाई नहीं देता? तो यहां पर 4 ऑप्शन देते हैं।
चित्तौड़ का सूर्य मंदिर, कुंभलगढ़ का नीलकंठ मंदिर, अबानेरी असद माता मंदिर, ऋषिकेश का ब्रह्मा मंदिर। तो यहाँ जो कुंभलगढ़ का मंदिर है, नीलकंठ मंदिर, उस पर हमें मुगल कला का प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता, बाकी सभी पर मुगल कला का प्रभाव दिखाई देता है। अंतिम हमारा प्रश्न है, विमल शाह द्वारा दिलवाड़ा में आदिनाथ का जो मंदिर बनाया गया वो कब बनाया गया? देखिए, विमल शाह द्वारा दिलवाड़ा में आदिनाथ मंदिर जो जैन मंदिर है वो 1031 ईस्वी के अंदर बनाया गया, और दिलवाड़ा माउंट आबू का क्षेत्र है और ये जैन धर्म से संबंधित है। धन्यवाद।